Yes. Let's start the discussion. I think अपने को एक्सरसाइज 1, 2 और 3 का डिस्कशन करना था इसके अंदर. तो एक्सरसाइज 1 में आई थिंक दोनों पार्ट दिए थे मैंने, है ना? को होस्ट और बना लेते हैं थोड़े से. चलो. क्वेश्चन नंबर A1 बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों नहीं होता है. तो जैसे ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही आप डालेंगे तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ताकि एरोमेटिसिटी मेंटेन रहे. बट अगर आप इसके अंदर एडिशन करवा देंगे तो इट विल बिकम नॉन एरोमेटिक. इसीलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और एडिशन रिएक्शन नहीं. जो द फॉलोइंग बेंजीन रिंग कंटेन्स डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. तो डीएक्टिवेटिंग का मतलब मैंने ये बता दिया था कि बेसिकली -M और -I होना चाहिए, या और क्लियरली बोले तो लेस इलेक्ट्रॉन डेंस होना चाहिए. डीएक्टिवेटिंग का मतलब होना चाहिए लेस इलेक्ट्रॉन डेंस, या और क्लियरली बोले तो लेस रिएक्टिव देन बेंजीन. ये लास्ट वाली डेफिनेशन सबसे ज्यादा एक्यूरेट बैठती है. इट शुड बी लेस रिएक्टिव देन बेंजीन. बड़ी सिंपल सी बात है भाई, जिन जिन पे मैं टिक लगा रहा हूँ वो सब एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं. तो ये जो बाकी वाले हैं ये डीएक्टिवेटिंग हो जाएंगे. इसमें जी ऑप्शन पर्टिकुलरली थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि मैं जी ऑप्शन की बात बताऊं आपको तो जी ऑप्शन में फ्लोरीन तो लगाएगा -I, तो ये तो डीएक्टिवेट कर रहा है. जबकि हाइड्रोजन लगाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन, एक हाइपर कॉन्जुगेशन की मदद से ये एक्टिवेट कर रहा है. तो एक्चुअली आपको ये समझना पड़ेगा कि दो फ्लोरीन का जो क्यूमुलेटिव -I है ना, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो डोमिनेट कर जाएगा इसके अंदर. और उस डोमिनेशन की वजह से अपन कह सकते हैं कि ये ओवरऑल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है. और ये एक तरह से इंफॉर्मेशन है, क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूज आते हैं कि इन दोनों में से कैसे लेंगे, तो वो चीज मैंने आपको दी.
A3 में ये बोल रहा है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन कौन से हैं, तो अपन जानते हैं जितने भी प्लस एम वाले होते हैं या हाइपर वाले होते हैं या ओनली प्लस आई वाले होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग को मैं टिक लगा रहा हूँ उसके अंदर। ये हो जाएगा, है ना। A4 के अंदर क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप पूरा नोट्स में कर लीजिएगा। इसमें एक एक करके करते हैं अपन। ए ऑप्शन में तो अपन को मालूम है कि भाई जो पहला वाला बनेगा फिनेंथ्रीन, इसमें सिग्मा कॉम्प्लेक्स हाईली स्टेबलाइज्ड होगा, क्योंकि ये रिएक्टिविटी पूछ रहा है ना। तो रिएक्टिविटी विद इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है, बड़ी सिंपल सी बात है कि अपन रेट की बात कर रहे हैं एंड इट इज प्रोपोर्शनेट टू इलेक्ट्रोफिलिक सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। और दूसरा फैक्टर इसमें अपन ले सकते हैं कि स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो इसका जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है ना एंथ्रासीन का, वो बहुत स्टेबल होगा, इसीलिए इसके अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हूं मैं इसके अंदर 1 2 3। बी वाला तो बड़ा सिंपल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन से चल जाएगा। यहाँ O माइनस है, इसका प्लस M लगेगा, इसका माइनस आई लगेगा, और फ्लोरीन का छोटा सा माइनस आई लगेगा। इसका माइनस आई मैक्सिमम वाला लगेगा और इसका माइनस आई लेस वाला लगेगा। तो फाइनल ऑर्डर हो जाएगा 2 3 1। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। सी ऑप्शन पर्टिकुलरली अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये वाला OMe तो सब में कॉमन है। तो जब कॉमन है तो ये जितना भी प्लस एम करेगा वो भी कॉमन होगा। तो इस फैक्टर को छोड़ के यार आप नीचे वाले ग्रुप के हिसाब से देख लो, यहाँ प्लस एम, यहाँ प्लस एम ज्यादा वाला, और यहाँ माइनस एम। तो इस हिसाब से आंसर आ जाएगा 2 1 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। इसमें वापस से सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना के देखना पड़ेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें अपन जानते हैं पाइरीडीन के अंदर सिग्मा कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल हो जाता था, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम, और 1 और 3 के अंदर 3 वाला ज्यादा, क्योंकि नाइट्रोजन का प्लस एम इसमें लगेगा। तो 3 1 2 इसके अंदर ऑर्डर होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। A5 के अंदर ये बोल रहा है कि ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देगा। तो अपन जानते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में कैटायन शुड बी स्टेबल, और वो रीअरेंज भी कर सकता था। अब आप इसमें देखो कि अगर मैं कैटायन बनाऊंगा ना, विनाइल। बहुत बढ़िया। तो ये फिनाइल कैटायन है, और अपन जानते हैं कि फिनाइल कैटायन या विनाइल कैटायन बनते ही नहीं है। मतलब कुछ बच्चे इसमें आर्गुमेंट क्या दे देते हैं कि सर बना लो और फिर रीअरेंज करवा लो। वो अच्छा लगता है आर्गुमेंट सुनने में, बट कोई चीज बनेगी नहीं तो रीअरेंज कैसे होगी, ये भी आपको समझना पड़ेगा, समझना चाहिए। ये नहीं बनते, मैंने क्लियरली रिटर्न में दे दिया, नेवर फॉर्म। तो जब नहीं बनते हैं तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। ये सेक्शन ए का डिस्कशन है। अब इसमें किसी को डाउट पूछना है तो वो हाथ खड़ा कर सकता है। जिसको अभी तक जो डिस्कशन हुआ उसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट पूछना है तो। हाँ विद्या निवास बोलो। सर A3 का H बता दीजिए एक बार। A3 का H, यस। गुड, तुम पढ़ के आए हो, अच्छा क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको अभी भी बताया कि भाई फ्लोरीन
इसका जो माइनस आई है वो डोमिनेट करेगा, क्योंकि वो 2 बार लग रहा है, तो माइनस आई डोमिनेट करेगा। तो एक्चुअली क्या है कि हम ये मान सकते हैं कि ये मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल को भेजेगा। बट अपन साथ में ये भी देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का एक हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, तो वो ऑर्थो और पैरा पे इसको लगाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात मुझे क्लियर समझ में आती है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात समझ में आती है वो ये है कि ऑर्थो पैरा पे भी आ सकता है, क्योंकि एक हाइपर कॉन्जुगेशन उसको सपोर्ट कर रहा है और मेटा पे सपोर्ट करने वाले माइनस आई है। अब ये बताओ ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सा है? हाइपर माइनस आई। इस केस माइनस आई। में सुनो, जनरली तो हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करता है, बट इसमें डबल माइनस आई लग रहे हैं ना, तो जो माइनस आई है ना 2 बार, वो डोमिनेट कर जाएंगे। तो इसमें मेटा प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा बनेगा ऑर्थो और पैरा के रेस्पेक्ट में। ये पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहते हैं इंडिविजुअल ऑर्थो और पैरा से, ऑर्थो पैरा को मिला के नहीं। क्योंकि मान लो जैसे अपन यूं बोलते हैं कि भाई ये मेटा प्रोडक्ट बन गया 40% और ऑर्थो पैरा बन गए 30-30%। तो ऑर्थो और पैरा से मिला के तो मेटा कम ही हुआ ना, बट इंडिविजुअल ऑर्थो या पैरा से अपन इसको कंपेयर करें। सर पैरा थोड़ा ज्यादा बनना चाहिए ना ऑर्थो से। 2-5% का फ्लक्चुएशन हो सकता है, बट अपन फाइनल अगर बात करें तो ऑर्थो पैरा थोड़ा सा कम ही रहेगा विद इंडिविजुअल मेटा, विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल मेटा, है ना। और कुछ बच्चों को अनम्यूट किया है मैंने, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर क्या कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि ऑर्थो और पैरा दोनों पे सब्स्टिट्यूशन हो जाए? हाँ हाँ, दोनों पे हो सकता है। और अभी अपन अगले वीक में एक ऐसा केस पढ़ेंगे जिसमें तीनों पे हो जाएगा, मतलब दोनों ऑर्थो और पैरा पे भी हो जाएगा। सर ये केस वैसे ही होंगे ना जिनमें जो परसेंटेज होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा? चलो कि एक्चुअली ये मैं नेक्स्ट वीक में कवर करूंगा, इसलिए हिंट देता हूँ। आप खुद सोचो, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल तीनों पोजीशन पे एक साथ लग चुका है, यस सर। तो उसके पीछे कारण रिएक्टिविटी होना चाहिए, क्योंकि अगर रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी तभी तीनों पोजीशन पे एक साथ लगेगा। यस सर। तो उसका कारण एक ही होता है और वो है हाई रिएक्टिविटी। ओके सर आपने जो फ्लोरीन का बताया इसको क्लोरीन तक एक्सटेंड कर सकते हैं? हाँ हाँ, एक्चुअली मेरे पास जो डेटा है वो क्लोरीन का ही है, मैं उसी से आपको एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। एफ का डेटा किसी के पास है नहीं, ये तो क्वेश्चन किसी ने इमेजिनरी बना दिया, उस पर चल रहा है ये क्वेश्चन। क्लोरीन का डेटा आप कहोगे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलता है। मतलब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, आपने पूछा है तो। जब तक ये रहता है ना, तब तक तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रहता है। जब ये रहता है तो ये मेटा डायरेक्टिंग रहता है। ये वाला जो केस है, इस बात को समझो, डिस्कशन तो तुम बढ़िया ही कर लेते हो सब लोग। जनरली इस तरह के डिस्कशन पिछले साल आईपी में हुआ करते थे, तो इट रिफ्लेक्ट्स कि आप लोग सवाल तो कर ही लेते हो। अगर ये रहेगा तो एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा टाइट सिचुएशन हो गई। क्योंकि देखो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ऊपर वाले में कितने हैं ये सोच के बताओ। दो। तो वो डोमिनेट कर जाएंगे। नीचे वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हैं? एक। एक कहाँ है? सिर्फ माइनस आई तो लग रहा है इसके अंदर। तो CHF2 वाला बताया। हाँ हाँ, मतलब सॉरी, सबसे नीचे वाले में बोल रहा था मैं, है ना। तो ऊपर वाले में हाइपर डोमिनेट करेगा तो ऑर्थो पैरा हो गया, नीचे वाले में सिर्फ माइनस आई है तो मेटा हो गया। इसमें आप इस बात को समझो कि हाइपर एक है और माइनस आई 2 है, तो दोनों में एक, मतलब जिसको कहते हैं ना कि बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी सिचुएशन है। तो अपन कितना दूर जाएं, रेंज कितनी लें,
वो नहीं समझ में आता इसमें, तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई इसमें ऑर्थो मेटा पैरा तीनों बनेंगे, बट क्योंकि माइनस आई 2 बार है तो थोड़ा सा मेटा बहुत हल्का सा ज्यादा बन जाएगा। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। जी सर। चलो, दैट वाज गुड डिस्कशन। पूछिए। सर A3 का जो H ऑप्शन है वो भी तो मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए। CHCl2 लगा हुआ है। तो 2 माइनस आई है। A3 A3 का H ऑप्शन। A3 का H तो डिस्कस हो रहा था इतनी देर से। सर तो वो भी तो मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए ना। हाँ हाँ, तो सर उसमें लिखा हुआ एक्टिवेटिंग। और तो पहले एक्टिवेटिंग दिया तो हुआ है। पूछ नहीं रहा भाई, वो तो ऑर्थो पैरा पूछ रहा है। यस सर, तो वो मतलब ऑर्थो पैरा तो वही होगा जो एक्टिवेटिंग होगा। नहीं ना, मैंने पिछली बार आपको 3 कैटेगरी बताई थी और ये हाँ क्लियर यस बताया यस कि उसमें है सर, वो एक्टिवेटिंग भी। डीएक्टिवेटिंग अलग होता है, यस। ऑर्थो पैरा और मेटा अलग होता है। मैं आप देखो, मैंने वो जो बड़ी सी सीरीज दी थी उसमें ऊपर अलग क्लियर ये अलग यस लिखा था, ये अलग लिखा था, फिर मैंने बोला था वो अलग बात है कि अपन में रिलेशन बना लेते हैं यस। और एक जनरल स्टेटमेंट दे देते हैं। मैं यहाँ जगह है वहां लिख देता हूँ। जनरल स्टेटमेंट होता है ये कि जितने भी प्लस एम वाले होंगे वो ओपी होंगे और एक्टिवेटिंग होंगे, जितने भी माइनस एम वाले होंगे वो मेटा होंगे और डीएक्टिवेटिंग होंगे, है ना। इनमें कुछ थोड़ा बहुत ओवरलैप चल सकता है बट ये एक जनरल स्टेटमेंट है। अभी क्लियर हो गया? यस सर। और किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? गुड। सर अभी आपने बताया कि CHCl2 भी मेटा होगा, तो सर A3 के H में उन्होंने उसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या रखा है? बात नहीं समझे ना उसका मतलब अभी तक कि उसमें ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल आता है या नहीं आता है? आता है सर। आता है। अच्छा, मेटा पे भी आता है क्या? यस। इसका मतलब वो ऑर्थो मेटा पैरा तीनों हो गया ना। ट्रिकी ऑप्शन है वो, हालांकि मतलब मैं अच्छा ऑप्शन नहीं मानता हूँ, बनाने वाले ने ध्यान भी रखा है इसमें, बट अपन उसकी गलती ना छोड़ के मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वो ऑप्शन है जो ऑर्थो पैरा में भी आ जाएगा और मेटा में भी आ जाएगा। ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। ये वो ऑप्शन। मतलब कल को एक बार बताओ, इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि कहाँ गया ये रहा, कि मेटा डायरेक्टिंग कौन कौन से हैं, मैं उसको रेड कलर से टिक करता हूँ। मेटा डायरेक्टिंग है ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, मैं इसको भी टिक कर देता हूँ, मतलब ये दोनों में आएगा। अभी क्लियर हो गया क्या? हाँ कुशल बंसल, क्लियर हुआ थोड़ा सा? यस सर, हो गया। ये बात है ना। पहले से अभी आप थोड़ी देर रुकना, मैं आपको इसका डेटा ही शेयर कर दूंगा, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी मैं क्या ना क्या चाहता हूँ। चलो, सर तो मतलब उस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ये मेजर नहीं बनेगा, सब बराबर बनेंगे। ऑलमोस्ट सब, एकदम नहीं कह सकते, मैथमेटिकली फिक्स बराबर बनेंगे, कुछ 2-4-5% का मैं भी तुम्हें 2 मिनट रुको ना, मैं डेटा शेयर कर देता हूँ, है ना, डिस्कशन ओवर होने दो। चलो पार्ट 2 पे आते हैं, बट ठीक है, तुमने इतना डिस्कशन कर लिया, इतना ही बहुत है। इतना कोई पूछता नहीं है ना, इतना कोई डिस्कस करता है, तो दैट इज वेरी गुड। I must not say very good, but that is simply outstanding. क्वेश्चन नंबर A1 पे चलते हैं।
A1 तो आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो मैं क्या बताऊंगा। इसमें अपन एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं, है ना। फिर किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। AlCl3 नहीं लेते क्योंकि AlCl3 कुछ होता ही नहीं है। AlCl3 दो प्रकार का होता है, या तो एनहाइड्रस या फिर कॉम्प्लेक्स वाटर के साथ। यस, वेरी गुड। तो किसी बच्चे ने कुछ बोला अभी, और अच्छा बोला, जो भी बच्चा था, वो AlCl3.6H2O नहीं लेते हैं, है ना। AlCl3 लिखा हुआ है, मतलब वो मेच्योर ऑप्शन नहीं है, बनाने वाले ने ढंग से बनाया नहीं। क्या करें, मुझे तो सवाल बनाने वाले को करा सारा टिक करना चाहिए, क्योंकि AlCl3 लिखा हुआ है तो एनहाइड्रस ही मानेंगे ना यार। मान लो कल को IIT में आ गया तो B और C दोनों हो जाएंगे। हाँ, अगर वो AlCl3.6H2O लिख के देता ना तो अपन क्रॉस करते। इसके दोनों ऑप्शन सही है, आइदर इट इज AlCl3 एनहाइड्रस, वो तो होता ही खैर, और सिर्फ AlCl लिखा हुआ है तो उसको एनहाइड्रस ही मानेंगे, है। A2 अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ बच्चे प्लस आई से जवाब दे देते हैं, ये ओलंपियाड में आया हुआ है मॉडिफाइड फॉर्म में, बट मेरे हिसाब से इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन से जवाब देना पड़ेगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें 0 है, इसमें हाइपर 3 है, इसमें हाइपर कितने हैं, 5, 2 2 हाइड्रोजन तो 5 है ना इसमें टोटल। अल्फा फिर होता है अल्फा हाइड्रोजन ही देखते हैं। अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं। ये ध्यान रखना है ना, अल्फा ही देखते हैं। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन 1 है। तो ऑर्डर क्या पूछ रहा है ये, फास्टेस्ट पूछ रहा है तो आंसर आ ही जाएगा। ऑर्डर पूछता तो उसी हिसाब से ऑर्डर में जमा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीएक्टिवेटिंग कोड। डीएक्टिवेटिंग मेरे हिसाब से क्या क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है यार, ये तीनों प्लस एम है। हालांकि ये भी प्लस एम है, बट इसका माइनस आई डोमिनेटिंग होता है, तो ये डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। तो सिंपल है यार, चलो। तो कंपाउंड X इन द रिएक्शन इज ICl, इंटर हैलोजन कंपाउंड होता है, थोड़ा सा कम स्टेबल होता है, बट ठीक है, अपने लिए तो फायदे का काम है। इसमें Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो दिस इज बीइंग ट्रैप्ड बाय I+ मिल जाता है। I+ को बेंजीन पे लगा दो। ये रिएक्शन, जैसे अपन छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, काम की है IIT में, आयोडीन लेते हैं ना, तो उससे भी बन जाता है, बट वो रिवर्सिबल होती है प्रोसेस। अगर आप ICl लोगे तो भी रिवर्सिबल होगी, बट जो परसेंटेज यील्ड होगी ना वो ज्यादा होगी। यील्ड का मतलब आप समझते होंगे, परसेंटेज प्रोडक्ट। जैसे मान लो यहाँ पे 20% प्रोडक्ट बना, यहाँ पे करीब करीब 35% के आसपास, एग्जैक्टली बोलूँ तो 38% बन जाता है, इसीलिए ICl लेते हैं। तो ये थोड़ा सा एक फैक्टर रहता है। तो इसका एक फाइनल फैक्टर भी रहता है, वही बता देता हूँ, बात निकली है तो। अगर आप इसके अंदर HiO3 डालते हो ना, तो भी आयोडीन लग जाता है, और अब ये अपने को 52% के आसपास बनता है। तो ये परसेंटेज तो खैर आपको याद नहीं रखनी है ना, इसके चक्कर में मत पड़ना। बस ये ध्यान रखना कि आयोडीन से आयोडीनेशन होता है, ICl से बेटर होता है, और आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ HiO3 बेस्ट होता है ना। तो इसको लिख लेना कहीं ना कहीं नोट्स में। A5 toluene is orthopara orienting with respect to an electrophile substance. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है यार ये, है ना। मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना हो वो पूछ सकता है। सर A5 में B और C में डाउट है सर। मिथाइल का प्लस एन भी होने लग गया क्या कभी? मुझे तो याद आ रहा है कि मैंने यहाँ लोन पेयर
बताया था होता ही नहीं। तो मिथाइल का प्लस एम कब से लगने लग गया? सर सॉरी सर SiO3 के आने से रिएक्शन मतलब ज्यादा ई क्यों आती है? ये अपन ने डिस्कस किया तो था लेक्चर में कि HI रिमूव हो जाता आयोडीनेशन को भी बता दें। इसका बाई प्रोडक्ट बनता है HI, और वो HiO3 से रिएक्ट करके वापस से आयोडीन बना लेता है। ये पढ़ी होगी आपने इनऑर्गेनिक में, या पढ़ेंगे जो भी होगा। तो एक तरह से आपको आयोडीन फिर मिल गई और आपका एक प्रोडक्ट कंज्यूम हो गया, बाई प्रोडक्ट। तो आपने ली शेलियर प्रिंसिपल पढ़ा होगा कि अगर एक प्रोडक्ट कंज्यूम हो जाता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है। आपका पूरा आयोनिक इक्विलिब्रियम इसी में तो बेस था भाई। आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर दो तरह की रिएक्शन चलती थी आपकी। एक तो सिंपल रिएक्शन चलती थी, यहाँ जगह यहाँ बताता हूँ। जैसे सिंपल HA इज गिविंग A माइनस प्लस H प्लस, तो ये तो होती थी सिंपल आयोनिक। और जहां से बढ़िया वाली आयोनिक शुरू होती थी उसमें, मतलब आयोनिक से कई बार बच्चों को डर इसलिए लगता है वो एक बात नहीं समझ पाते बस, कि मल्टीपल आयोन्स को कैसे डील करते हैं। जैसे मान लो H2A टाइप की रिएक्शन है, ये बना, फिर HA माइनस वापिस से डिसोशिएट होके साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। और हाँ, तो अपने पास A2 माइनस और H प्लस बना। अब आपने किसी भी तरीके से इस रिएक्शन में एक तरह से HA को कंज्यूम कर लिया ना इस रिएक्शन में, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम जितना होना चाहिए था एथिकली उससे ज्यादा फॉरवर्ड मूव कर जाएगा। और अगर कहीं इसको रिमूव कर लिया तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाएगा और इसके फॉरवर्ड में जाने से ऊपर वाला फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। बस ये जो स्टैटिस्टिक्स है यही कंट्रोल करती है आपकी पूरी आयोनिक। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ यूज कर रहे थे। कहाँ गया वो पेज? आपने HI को कंज्यूम कर लिया, अच्छा HiO3 के बजाय इसमें HNO3 भी ले सकते हैं। NCERT के अंदर शायद HNO3 दे रखा है, वो जब मैं NCERT में आपको अलग से डील करेंगे अपन, उसमें मार्किंग करवाऊंगा। देखो इसमें अपन ये भी ले सकते हैं। चलो और पूछिए फटाफट। अनम्यूट का ऑप्शन है शायद आप लोगों के पास, आप चाहें तो पूछ सकते सर ए A7 भाई। ये बोल रहा है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होता है क्लोरीन? तो प्लस एन की वजह से होता है, इसमें क्या डाउट है? अपन ने पढ़ा है ना कि प्लस एन इज ऑर्थो पैरा नेचर। क्या हुआ, सवाल किए नहीं क्या तुम लोगों ने? फिर A7 बता दें। ये वाला हम्म A7 A7 मैंने कल बताया था ना कि अगर अपन को मोनो एल्काइल बेंजीन बनानी है तो एल्काइलेशन सीधे नहीं कर सकते। सर बट क्लोरीन का तो माइनस आई ज्यादा होता है ना।
हेलो यस सर। Yes, sir. हेलो, हाँ भाई। चलो, ये कौन बार बार मीटिंग में आ जाता है यार। वापिस से भी लगता है पासवर्ड चेंज कराना पड़ेगा, किसी के पास पासवर्ड पहुंच चुका है। तुम लोग ये जो मेरा मैसेज है और ये जो ये किसी दूसरे ग्रुप में भी शेयर करते हो क्या, अपने जो ग्रुप है इसके अलावा? टेलीग्राम पे जाते हैं। नो नो सर। सर। नो सर। काम तो होता शेयर है। तो होता होगा। ये सर टेलीग्राम पे होता है। हाँ, क्योंकि आज भी करीब 3 या 4 अजीब अजीब टाइप के लोग थे जिनको बाहर निकाला गया है। 3-4, चलो ठीक है, जो अपन अपने पॉइंट पे आते हैं वापस से। तो आप कुछ पूछ रहे थे शायद, मैं कुछ जवाब दे रहा था, बीच में इंटरप्ट हो गया। वो जवाब मिल गया ना आपको पूरा? A7 बता रहे थे सर। अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया मैंने आपको। A7 A7, अरे हाँ, A7 बता रहा था मैं। A7 वही है जो मैंने आपको क्लास में बताया था कि जैसे मान लो अगर आपको टॉलुइन बनाना है तो दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड, क्योंकि CH3Cl/AlCl3 लोगे तो पॉली एल्काइलेशन हो जाएगा। इसलिए बेटर मेथड है कि आप एल्काइलेशन ना करवा के और एक, मेरे हिसाब से पहले एसाइलेशन करवा लो, और एसाइलेशन करवाने के बाद HCOCl ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। पहले ये बना लो और उसके बाद इसमें ZnHg/HCl डाल के रिडक्शन करवा दो, क्योंकि पॉली एसाइलेशन तो होता नहीं है। आपको ये मेजर प्रोडक्ट फॉर्म में मिल जाएगा। और पूछिए इसके अलावा। सर A8 में सर क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा प्लस एम की वजह से, लेकिन उसका माइनस आई देखते थे ना हम। तो फिर स्टेबिलिटी ऑफ जब सिग्मा कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो उसमें वो प्लस एम के कारण ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। हाँ, और -I के कारण डीएक्टिवेटिंग होगा। तो फिर हम लोग प्लस एम से इसमें क्यों डिसाइड कर रहे हैं? हम लोग जनरल केस तो -I लेते थे। -I से नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिसाइड कर रहे हैं ना। नेट डेंसिटी की वजह से वो कैसा हो गया? डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग। यस सर। सर जो सर डीएक्टिवेटिंग ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग थे सर, उन सब का रीजन यही है प्लस है। हाँ हाँ, उनका रीजन यही है कि वो इलेक्ट्रॉन खींच भी रहे हैं और इलेक्ट्रॉन दे भी रहे हैं, और दोनों एक अप्रोक्सीमेट इक्वल सिचुएशन में है। यही कहना चाहिए कि उनका -I थोड़ा ज्यादा है, मगर प्लस एम लग रहा है तो वो प्लस एम उनको धक्का दे रहा है कि आप ऑर्थोपैरा पे भी भेज दो इलेक्ट्रोफाइल को। वो पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके सर। चलो, अब अपन आते हैं इसके पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, खासकर क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रहा है 1-chloro-3-ethyl बेंजीन बनाना। इसमें मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप चारों ऑप्शन से कुछ ना कुछ बनाओ और फिर जिससे बन जाए वो मुझे आप बताओ। ऐसे इसमें बी ऑप्शन में क्या डाउट हो सकता है वो बताता हूँ। सर बी भी तो होना चाहिए। हाँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो आप सबसे पहले तो क्लोरोबेंजीन बना लोगे इसमें,
उसके बाद इसकी रिएक्शन जब आप करवा रहे हो AC2O AlCl3 के साथ, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ये लगाएगा ऑर्थो और पैरा पे, और ZnHg/HCl से जब रिडक्शन करवाओगे तो ये बनाएगा। तो इसमें एक्चुअली जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो अगर पैरा वाला बनेगा तो वो बन जाएगा 4-chloro-2-ethyl, और ये वाला बनेगा तो ये 2-chloro-ethyl बेंजीन बनेगा। जबकि इसमें क्वेश्चन में 1 और 3 पे आना चाहता है, 1 और 3 का मतलब मेटा पे लाना चाहता है, इसीलिए बी ऑप्शन नहीं होगा। व्हाट इट? यस सर सर, 2 का ऑप्शन बी में पैरा मेजर होगा ना सर? हाँ, मेजर पैरा होगा, वो सही बात है। सर अगर क्वेश्चन में मल्टीपल मेजर तो नहीं पूछ। सर अगर मल्टीपल करेक्ट हो तो ई भी दोनों से ही हो जाते हैं। ये कैसी बात पूछ ली यार, बी से आंसर कहाँ आ रहा भैया? नहीं सर, सर 2 माइनस इथाइल आ रहा है, 3 इथाइल 1-3 है। अरे यार, बड़ी सिंपल सी स्टैटिस्टिक्स है, मल्टीपल चॉइस होता तो भी सही नहीं होते। बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से करवा रहे हो, उसके बाद AC2O से करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। मेजर यहां बनाओगे और माइनर ऑर्थो पे बनाओगे, और फिर फाइनली रिडक्शन करवा रहे हो, तो आपको जो प्रोडक्ट बना वो तो सिंपल 1-4 पोजीशन पे बना ना, और माइनर से बनाओगे तो 1,2 पोजीशन पे बना, जबकि क्वेश्चन कह रहा है 1-3 पोजीशन है। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। यस सर। ये कहना चाहते हैं। चलो चलो सिलसिलेवार चलते हैं अपन। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छा है, इसको आप पहचान गए होंगे। ये पाई कॉम्प्लेक्स है, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, और फिर ये टेंशन स्टेट सेकंड है, और ये प्रोडक्ट है, और ये रिएक्टेंट। ये बोल रहा है मैक्सिमम एंथैल्पी किसकी होगी, तो इसके लिए ग्राफ हमने आपको बताया था, तो जैसा ग्राफ आता था तो यहाँ पे पाई कॉम्प्लेक्स जब बनता था तो मैक्सिमम एंथैल्पी होती थी, जिसको अपन ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इन्होंने एक बहुत अच्छी पॉइंट यूज में ली है। क्लोरीन ऑब्लिक Fe से इलेक्ट्रोफाइल Cl+ डेवलप होगा, ब्रोमीन के साथ से ऑर्थो और पैरा पे आएगा, बट पैरा ब्लॉक है SO3H से। सर ब्रोमीन की वजह से तो मेटा पे आना चाहिए ना? कौन है यार ये बार बार कुछ भी चल रहा है क्लास में? SO3H का -m लग जाएगा, इसलिए नहीं आएगा। हाँ जी, SO3H का -m देखेंगे तो इसलिए शायद ब्रोमीन के बगल में ही आएगा। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। हाँ, आप Yes. क्या फालतू बातें कर रहे हैं। SO3H से आपको मतलब ही मैंने पूरा एक लेक्चर लिया है आपके लिए कि वो 30 क्वेश्चन करवाए थे ना DPP के, उससे क्या सीखा आपने कि मान लो 2 ग्रुप हैं, तो जो मोर एक्टिवेटिंग होता है उसके हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल आता है, और फिर SO3H को आपको कंसीडर नहीं करना है कि वो क्या इफेक्ट डालेगा। कोई माइनर इफेक्ट डाले वो अलग बात है थोड़ी बहुत, बट इसकी डिस्पोजिशन डिसाइड ये करेगा, और वो फाइनल होगा कि ऑर्थो पे होगी, पैरा ब्लॉक है, तो बात खत्म हो गई। बात समझ में आ गई है क्या? तो वो पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चे ये उठाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, वो यही है कि इसमें आपने यहाँ क्लोरीन लगा दी, तो ये सेकंड वाला क्या करेगा। कई बार बच्चे इसमें नहीं समझ पाते ये सेकंड H2O/H+ है क्या। एक्चुअली ये हाइड्रोलिसिस है, और हाइड्रोलिसिस से डीसल्फोनेशन हो जाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। तो डीसल्फोनेशन के कारण यहाँ पे SO3H के बजाय H आ जाएगा, एंड द जॉब इज डन। बात समझ में आ गई? सर 2 का C क्यों नहीं होगा?
क्योंकि वहाँ पॉली अल्किलेटेड प्रोडक्ट बन रहा है। अरे यार, 2 के सी में CH2CH3 लगेगा पहले, यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या जो भी है? यस सर। ठीक है। अब ये ऑर्थो पैरा होता है या मेटा? ऑर्थोपेरा। इसका साइज बड़ा है तो ज्यादा क्या होगा, ऑर्थो या पैरा? पैरा। आने वाले क्लोरीन को कहाँ लगाएगा? पैरा। ओके 1-4 हो अपने गया। को जो प्रोडक्ट बना वो 1,4 बना, जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1,3। 1,3। ऐसे ही डी ऑप्शन में भी यही समस्या है। डी ऑप्शन ही बता ही देता हूँ क्योंकि वही बचा है। पहले आपने क्लोरोबेंजीन बनाया तो ये ऑर्थो पैरा होता है या मेटा? ऑर्थोपेरा। तो फिर इथाइल जब सेकंड स्टेप में लगेगा तो वो वापस से 1,4 पे लगेगा, जबकि क्वेश्चन 1,3 कह रहा है। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर, है ना? सर इंडिविजुअल क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे लिखा गया है। अब ये 3 क्वेश्चंस पे आते हैं, ये तीनों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं। तो इसमें मैं पहले आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए करीब 1 मिनट दे रहा हूँ। आप इन दोनों क्वेश्चंस को एक बार दोबारा अटेम्प्ट करो, उसके बाद फिर मैं आपसे डिस्कशन कर लूंगा, है ना? क्वेश्चन नंबर 1 तो 2004 IIT में आ चुका है ना? ये अपन ने करवाया भी था बच्चों को पहले, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन लगने लग गया होगा आपको। पहले आप 3 करो, 3 अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है ना? तो 1 मिनट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। चलो लेट्स बिगिन, लेट्स कंटिन्यू। अब इसके अंदर क्या होगा, ये बोल रहा है व्हेन ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू मोनोनाइट्रेशन एंड मेटा डाइब्रोमोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू मोनोनाइट्रेशन। तो ये बहुत बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। ये तो हो गया ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन और ये हो गया मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। द नंबर ऑफ मोनोनाइट्रो प्रोडक्ट्स आर, ये पूछ रहा है। तो अब कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं, ऑर्थो पैरा का डायरेक्शन लगा लेते हैं इसके अंदर कि भाई ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। आपको वो अगर लगानी नहीं है, एक सिंपल सी बात है कि भाई 1 2 3, इसमें 3 प्रकार के हाइड्रोजन है तो तीनों जगह पे बनेंगे, तो हेंस 3 प्रोडक्ट बनेंगे। इसमें 2 प्रकार के हाइड्रोजन है तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ये वाला हाइड्रोजन अंडर स्क्रूटनी रहता है कुछ बच्चों के लिए कि सर आपने ये कैसे बना दिया, क्योंकि ये तो मेटा है दोनों ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में, और जबकि ब्रोमीन तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो डायरेक्शन नहीं लगाना था इसमें, है ना? ये रुड़की में आया हुआ क्वेश्चन है, एक्चुअली बहुत पुराना, आई थिंक 1995 या 4 रुड़की का क्वेश्चन है। तो वो ये कह नहीं रहा है कि आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है, वो सिंपल बोल रहा है ब्रोमीन जब 2 बार मेटा पे लगी हुई हो तो नाइट्रो कहाँ कहाँ लगेगा। नाइट्रो मतलब होता है NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ लग सकता है, बस आपको उतनी ही अकल बिखेरनी थी इसमें। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें, है ना? बाकी क्वेश्चन नंबर 2 तो आपको सिंपल ही लगा होगा, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हैं तो ये मोर एक्टिवेटेड है।
इसके हिसाब से 4 पे लग जाएगा, वो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इसका -m लगेगा, इसका +m लगेगा, तो इसका +m लगने की वजह से 1 और 3 पे लग जाएगा। ज्यादा कहाँ लगेगा, उसका आंसर 3 है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट पूछना है तो मैं म्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं। सर पार्ट 1 में पूछना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा बताना। सर एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का सर इसमें फर्स्ट के सेकंड में आपका एक पाई कॉम्प्लेक्स है, पाई कॉम्प्लेक्स होगा या पाई और सिग्मा के बीच में होगा? पाई कॉम्प्लेक्स होगा, समझा नहीं, क्वेश्चन क्लियर बोलो मतलब। सर सेकंड वाला सर पाई कॉम्प्लेक्स होगा कि वो पाई और सिग्मा कॉम्प्लेक्स के बीच का एक इंटरमीडिएट स्टेज होगा? देखो पाई कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, वो एक ट्रांजिशन स्टेट होती है। तो मैं आपको यूं समझाता हूं कि जैसे ये रिएक्टेंट है, ये पाई कॉम्प्लेक्स है। अब हो सकता है पाई कॉम्प्लेक्स यहां भी बन जाए, या ट्रांजिशन स्टेट यहां आ रही है तो यहां भी बन जाए, या यहां भी बन जाए। मतलब मैंने 3 डॉट लगाए हैं, 1 2 3। ग्राफ से समझाता है, ये ग्राफ ऐसा आता है ना, तो ये यहां से लेके यहां तक कहीं भी बन सकती है ट्रांजिशन स्टेट। आप इस पॉइंट को पकड़ के नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये जो ग्राफ है ना, ये कंटिन्यूस ग्राफ है, क्वांटाइज नहीं है। आपको ये पॉइंट क्लियरली नहीं मिलेगा। ग्राफ के अंदर 2 ही पॉइंट क्लियर मिलते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, बस ये 2 ही पॉइंट प्रैक्टिकल हैं, बाकी पूरा ग्राफ थ्योरेटिकल है। तो थ्योरेटिकल के अंदर आप उसको कहीं भी रोको, इस पूरी रेंज के अंदर वो एक ही है। गॉट इट? यस सर जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर हमारे पास तीनों ऑप्शन रहते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा, लेकिन हम जो मेजर प्रोडक्ट्स जहाँ पे बन रहे हैं वही बना रहे हैं। लेकिन जो न्यूमेरिकल्स में आपने जो क्वेश्चन बताया उसके अंदर हम तीनों केस कंसीडर कर रहे हैं। क्वेश्चन का टाइप देखो ना, उससे समझ में आ जाएगा आपको भाई। इसीलिए तो कहते हैं कि मैंने कहा था ना, क्वेश्चन देखोगे तो मैच्योरिटी आ जाएगी। वहां क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म का मतलब पूछ रहा है कितने बन सकते हैं, तो सब बनाओ। और यहाँ पे तो ये क्लियर पूछ रहा है कि भाई ये बनेगा या नहीं बनेगा, तो ऑफकोर्स ये मेजर ही पूछ रहा होगा तभी है, वरना 2-5% तो हर चीज बन जाती है, इसलिए इसको चेक नहीं करेंगे। सर पार्ट 2 में क्वेश्चन 2 में 4 पे आने का मेजर फैक्टर हिंड्रेंस होगा ना? हाँ हिंड्रेंस, हिंड्रेंस, क्योंकि ये थोड़ा ग्रुप है ना, ये बड़ा सा है, और वही +m -i भी इसका फैक्टर ले सकते हैं। हाँ सर, मेजर पूछ रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने कल बताया था वो मुझे समझ में नहीं आया, मेरे वापस से वही बन रहे हैं सर, 4 और 3 इक्विवेलेंट पोजीशन ही बन रही है। 4 और 3 इक्विवेलेंट पोजीशन क्यों लग रही है? जो मैंने कल जवाब दिया था ना, उसको रिकॉर्डिंग में सुनना, तो उसको जब समझोगे, मतलब मैं आज भी वही जवाब दूंगा, फिर आप सेटिस्फाई हो जाओगे, फिर 6 महीने बाद वही सिचुएशन आ जाएगी। इट इज बेटर कि मेरा कल वाला जवाब सुनना। चलो, बाय द वे डिस्कशन अच्छा हो रहा है इस क्लास के अंदर, मेरी एक्सपेक्टेशन से मतलब यूं नहीं कह सकते डबल हो रहा है, बट 10 गुना ज्यादा हो रहा है यूं कह सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट आपको समझ में आता है, ये अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, डी ऑप्शन सर। इसके डी ऑप्शन में ब्रोमीन ऑब्लिक HNu है ना, तो ये HNu का मतलब बता देता हूँ, सनलाइट। उसमें भी पढ़ाया था। यस सर। ये POC में पढ़ाया था आपको, बहुत बढ़िया। किसी बच्चे ने अभी कुछ रिकॉल करवाया, इसमें sp3 कार्बन पे रिएक्शन होती है। वहां लिखवाया होगा मैंने POC में, आप याद करिए। मोनोक्लोरिनेशन पढ़ाया था ना? यस सर। बढ़िया बात बताता हूँ आपको, तो कहते हैं ना कि आज के दिन की सबसे बढ़िया बात बताते हैं आप।
टोलुइन की रिएक्शन आप करवाना चाहते हैं क्लोरीन के साथ, तो देर आर टू कंडीशंस। अगर क्लोरीन FeCl3 AlCl3 के साथ है तो ऑर्थो और पैरा पे आ जाएगा। यह है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। बट अगर यही क्लोरीन आप सनलाइट की प्रेजेंस में लेते थे, याद करो 11th क्लास, इसका मैकेनिज्म आएगा अभी अगले चैप्टर, वही है। तो ये रेडिकल रिएक्शन होती है और इसमें sp3 कार्बन पे रिएक्शन होती है। यहां से एक H हटेगा, 3 हाइड्रोजन है ना, उनमें से एक हटा और एक Cl लग गया। तो दोनों में डिफरेंस देखो। ये डिफरेंस पिछले 2 साल से लगातार आ रहा है जेई के अंदर। मतलब अभी जो पेपर हुआ उसमें आया और पिछले साल भी जेई मेन के अंदर आया। जेई मेन वाले इसको रिपीट में पूछ चुके हैं कॉन्सेक्यूटिव 2 साल। तो ये वाला पोर्शन वो है जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं। ये नीचे वाला पोर्शन 11th क्लास में बता दिया था और इसका बैकअप मैकेनिज्म आपको नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा। पर ठीक है, एक अच्छी इंफॉर्मेशन है। चलो कहाँ गए थे अपन? हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कोई और डाउट है किसी को? सर 2 का डी में HNO3 से भी सल्फोनेशन होता है। ये तो गलत है ना, मैंने पढ़ाया था कि HNO3 और H2SO4 हो तो नाइट्रेशन ही होता है। सल्फोनेशन हो गया तो गलत हो गया ना। सल्फोनेशन सिर्फ H2SO4 से होगा। थ्री ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में 2 रिंग्स हैं। ये रिंग -M से डीएक्टिवेटेड है, उसके रेस्पेक्ट में इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, ये कह सकते हैं उसके रेस्पेक्ट में, तो ये एक्टिवेटेड हो गई। तो इस वाली रिंग में पैरा पे आ जाना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो आ रहा है इसमें पैरा पे, तो ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा है। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन इज सिंपली ऑब्जर्व्ड इन। फ्रीडल-क्राफ्ट किसमें होगा? तो आई थिंक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। दोनों के कारण अलग अलग हैं। इसमें -M ग्रुप है इसलिए नहीं हुआ, ये एनिलीन पर्टिकुलर है इसलिए नहीं हुआ। तो बी और डी ऑप्शन में हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। वो ड्रॉबैक पढ़ा था ना आपको, ये भी दो, हाँ ये भी पिछले 2 साल में 2 बार आ चुका है जेई मेन के अंदर। एक्चुअली जेई मेन इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार, क्योंकि उनको पेपर तो बनाने हैं बहुत सारे, क्वेश्चन लाए कहाँ से, वो इनको रिपीटेडली पूछ रहा है बार बार। चलिए अब अपन आते हैं लास्ट में पार्ट 3 पे। ये क्या हो गया? पार्ट 3 नहीं है, कैसे कुछ चेंज पार्ट 3 सर ठीक। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर पार्ट 3 का क्वेश्चन 2 का ऑप्शन भी बता देंगे? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी। बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 2 के बॉम्बे में Cl+ हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, तो हम कह सकते हैं कि ऑर्थो और पैरा पे लगेगा। तो ऑर्थो पे ज्यादा लगेगा, पैरा पे कम, बस क्योंकि मिथाइल प्लस ही होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी। ओके सर। सर वो आपने वो कल वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 7 बोला था बताने के लिए। हाँ वो अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसको खत्म हो जाने दो। एक बार ये ऑफिशियली खत्म हो जाए तो उसी का आ रहा हूँ, मुझे याद है
ओके सर। सर एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 के क्वेश्चन 2 में सर एक डाउट आया है सर। इसमें सेकंड पोजीशन पे अगर NH2 लग जाए तो सर थर्ड और फिफ्थ पोजीशन जो कि फोर्थ के बगल में मान लीजिए, तो सर थर्ड और फिफ्थ में कहाँ लगेगा ब्रोमीन? अब मेरे हिसाब से लग जाए वाला जो केस होता है ना, वो मैंने कम से कम 30 क्वेश्चन के थ्रू आपको दे दिया कि कहाँ कहाँ लग जाए। नहीं सर, मतलब हम उसके अलग से अलावा एक और NH2 लगा रहे हैं, मतलब मान लीजिए हाँ, क्वेश्चन में मैं वही बात बता रहा हूँ आपको कि अगर मान लो उसके बाद भी आप इसमें कुछ हेरा फेरी करना चाहते हो ना, तो मेरे को एक बार एग्जैक्ट मॉलिक्यूल बना के और दे देना कि सर ये मॉलिक्यूल है। ओके सर। तो उसमें क्या होगा कि आप मतलब 99% केसेस में तो आप खुद ही इतने समझदार आप बन चुके हो कि आप खुद ही बना लोगे। फिर भी अगर आपको डाउट है तो मॉलिक्यूल मेरे सामने बना देना, अपन उसको विद इन अ सेकंड बता देंगे कि भाई इसका ये आंसर है। इट्स नॉट अ बिग डील। अपन उस पर क्या, अभी आप कहो फिर मैं बोलूँ यहाँ लगे, फिर आपको नहीं यहाँ नहीं ऐसे लगे वैसे लगे, उसमें समय खराब नहीं करेंगे, है ना। तो अगर कोई ऐसा इमेजिनेशन है कि सर इसमें क्या होगा उसमें क्या होगा, यू कैन गेट बैक टू मी एट एनी टाइम, या मैं अभी स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे देता हूँ, आप इसको अभी बना दो हाथों हाथ, उसमें कोई बात नहीं है। सर उसमें ज्यादा चेंज नहीं करना था, केवल 2 पे NH2 लगाना था बस, पोजीशन 2 पे पोजीशन हाइड्रोजन 2 हटा पे के, आप हाइड्रोजन हटा के NH2 NH2 लगा दिया, यस मतलब सर। 3 नाइट्रोजन एक साथ हो गए, ऐसा कुछ। यस सर। तो इधर NH है और इधर NH2 है। NH और NH2 में वैसे तो NH2 का हल्का सा ज्यादा होता है, बट इसको कहते हैं ना ये बहुत मार्जिनल डिफरेंस होता है, बहुत मार्जिनल। तो अच्छा क्वेश्चन कहाँ बना, मतलब वो तो ठीक है, अगर यहाँ NH2 लगाओगे तो उसके हिसाब से ऑर्थो पैरा पे भेज दो, और हाँ सर, इसके तो हिसाब 3 से तो अब सिर्फ 4 ही बचा। गेटिंग माय पॉइंट। तो एक क्लियर कंपटीशन हो जाएगा 4 में। सर बट उधर क्रॉस कंजुगेशन वाले NH का भी आ रहा है प्लस M। नहीं देखो, अगर मल्टीपल प्लस एम अपन मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं ना, जैसे मान लो कोई बहुत सारे ग्रुप हैं, तो बहुत सारे ग्रुप्स में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप गलती कर रहे हो, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो वापस से। ठीक है, मैं आप जहाँ गलत हो वहाँ सेटल कर देता हूँ। बाकी जो अपन क्वेश्चन डिस्कस किया वो बहुत अच्छा नहीं बना, तो मैं शॉर्ट में बात करता हूँ अभी, इसको मिटाने दो पहले। तो एक ही एग्जाम्पल देके मैं अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि फिर अपन पॉइंट पे बात करेंगे, बाकी बच्चे वेट कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल ऑथेंटिक है और इसके जैसे भले से 10 भी ले लेंगे अपन, या एक और ले लो, चलो ये एग्जाम्पल हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसमें अपन ने एक बार डिसीजन ले लिया कि इलेक्ट्रोफाइल, नीचे वाले की बात कर रहा हूँ, किसके हिसाब से आएगा ये बताओ। CH3। तो अब इसमें क्लोरीन का जो प्लस एम है उसको कंसिडर करना है या नहीं करना है, कि चलो ठीक है मिथाइल के हिसाब से यहाँ आ जाएगा, बट क्लोरीन के हिसाब से थोड़ा बहुत यहाँ भी मान सकते हैं या इसको सपोर्ट करेगा, वो पॉइंट कंसिडर करते हैं या नहीं करते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं करते। नो सर। नहीं करेंगे। एक बार हमने बड़ा ग्रुप डिसाइड कर लिया, तो वो बड़ा का मतलब ये मान के चलो वो इतना डोमिनेटिंग ग्रुप होता है कि बाकी किसी मॉलिक्यूल की फिर नहीं चलती, बाकी सारे जो ग्रुप्स है ना वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं। तो वो जो भी बच्चा था वो बोल रहा था कि हमने यहाँ लगा दिया तो हम इसका भी कंसिडर कर लेंगे, इसका भी कंसिडर कर लेंगे, वो काम इसलिए मत करना, क्योंकि अगर आपने एक ग्रुप के हिसाब से डिसीजन ले लिया और वो डोमिनेटिंग है, तो दूसरे क्या कर रहे हैं, मतलब फायदा करें या नुकसान करें, वो बात खत्म हो जाती है। और तीनों इक्वल हो तो? हेलो, यस पॉइंट सर। क्लियर? यस सर हुआ। और लेकिन अगर तीनों इक्वल डोमिनेटिंग हो तो तीनों को कंसिडर करेंगे ना? इक्वल डोमिनेटिंग होंगे तो थोड़ी सी बुद्धि लगाओ यार, क्या पूछ रहे हो, कर क्या रहे हो। इक्वल डोमिनेटिंग होंगे मतलब तो तीनों एक ही ग्रुप हो गए ना फिर तो। यस सर।
सर ओके सर, समझ गया सर। वो हाँ। क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला NH है तो वो उसका डोमिनेशन कम है। कम है, यस, सिंपल सी बात है। तो सॉरी उसको हमें सर। एब्सोल्यूट मानना पड़ेगा, क्योंकि अपन यूं सोचें कि अच्छा थोड़ा इस मदद ले लेते हैं, तो जब आप यहाँ मदद लोगे तो फिर यहाँ भी मदद लोगे दूसरे वाले की, और मदद लेना फिर आपको भारी पड़ेगा। यस सर, सही Yes. डाउट हो गया सर। नहीं नहीं, वो कोई पॉइंट नहीं है, इट्स नॉट लाइक सिली, बट मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि मिक्स मत करो सब्जेक्ट को। जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है। इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल आएगा और यहाँ आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इस पोजीशन पे आएगा जिसको मैंने ब्लैक से बोला है, ये आंसर ले आते हैं। अब उनका एक्सप्लेनेशन कैसे चलता है, ये पोजीशन क्लोरीन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा है, और NO2 के रेस्पेक्ट में कैसी है, मेटा। तो वो कहते हैं कि साहब क्लोरीन को भी मजा आ रहा है, NO2 को भी मजा आ रहा है, तो डबल मजा आ रहा है। तो वो डबल मजा जो है ना, वो जैसे ही थोड़ा 2-3 एग्जाम्पल अलग लोगे ना, तो वो आप सब्जेक्ट खत्म कर रहे हो फिर, क्योंकि मान लो कल को ऐसा एग्जाम्पल आ गया, अब मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना? यस सर। चलो चलो, तो लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में बी ऑप्शन में दोनों में से डोमिनेटिंग कौन है, ये सोच के बताइए। फर्स्ट होना चाहिए। फर्स्ट? कौन मूर्ख है यार, या तो ऊपर है या नीचे ग्रुप है, मिथाइल है या NHCOCH3 है, फर्स्ट क्या होता है ये? अभी तक नींद में है क्या? चलो, क्वेश्चन कल मोस्ट प्रोबेबली क्लास में करवाया था मैंने इसी तरह का, कि इसका सिर्फ हाइपर लगेगा और इसका प्लस M लगेगा, तो ये ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो इसके हिसाब से ऑर्थो पे आ जाएगा, क्योंकि पैरा ब्लॉक है, बस बात खत्म। हालांकि ये मेजर प्रोडक्ट होगा। आप कुछ बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ हिंड्रेंस है, बट हिंड्रेंस तो बाद में देखा जाएगा ना, कि जब कोई, जैसे हिंड्रेंस कब देखा जाता है, जब ऑप्शन हो कि इसमें 2 जगह आ सकता है, तो ये हिंडर्ड है विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाला। ये बात समझ में आई? यस सर। ये है, इसमें तो हमारे पास चॉइस ही नहीं है, तो हमें करना ही पड़ेगा कि भाई यहाँ भी लगाएंगे, इसलिए मेजर प्रोडक्ट बन जाए। आप याद करो, मैंने कल ही तो पढ़ाया है, कहाँ पढ़ाया था, कुछ याद आ रहा है आपको? हाँ यस। किसमें? सर एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन। नहीं, एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन का नहीं है, और थोड़ा सा जोर लगाओ, इसका मतलब रिवर्सिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रो। नहीं नहीं नहीं, रिवर्सिबिलिटी का नहीं था। मैंने आपको लास्ट में एक चीज पढ़ाई थी, प्योर ऑर्थोब्रोमोफिनॉल कैसे बनाए। यस सर, वो यस। डायरेक्ट। तो वो यही तो था, बस उसमें ऑक्सीजन लग गया था, बाकी सेम था सब। आया कुछ याद? यस। प्रोटेक्शन और समथिंग। हाँ, वो प्रोटेक्शन वाले के जैसा था। चलो, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो बच्चों को काफी समय से अपन डिस्कस करना चाह रहे थे, तो आज की क्लास में उन पॉइंट्स को निपटा लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, एक्चुअली क्या है, इसका नाम तो आपको मालूम होगा, स्टाइरीन या स्ट्राइन, जो भी आप बोलें इसको, स्ट्राइन या स्टाइरीन, जो भी आप बोलना चाहें, वो एक्सेंट का डिफरेंस है। इसमें कई बार ये क्वेश्चन आता है, और अपनी वर्कशीट में भी है। तो इसमें क्या होता है,
इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं, लेट से आपने इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन करवाई, तो बच्चा जनरली ये कैलकुलेट करने में लग जाता है कि ये ऑर्थो पैरा है या मेटा है, दोनों में से क्या है, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। बट मेरा ये कहना है कि ना ये ऑर्थो है, ना ये पैरा है, ना ये मेटा है, क्योंकि इसमें बेंजीन पे रिएक्शन ही नहीं होती। ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसमें सिंपल एडिशन हो जाता है, बात करता है, मतलब ये एडिशन रिएक्शन शो कर लेता है, क्योंकि एडिशन रिएक्शन में आपके दो दो बॉन्ड बन रहे हैं। बॉन्ड बनना मतलब सिस्टम बिकम्स स्टेबल। जबकि आप खुद सोचो कि अगर आप ऑर्थो पैरा या मेटा के चक्कर में पड़ते तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना पड़ता। और सब्स्टिट्यूशन में आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, एक H हटता भी था, या तो ऑर्थो का हटेगा या पैरा का हटेगा, और हटने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट होती है जबरदस्ती की। तो विच इज मोर फिजिबल, विच इज मोर गुड ऑप्शन, we should go for addition or we should go for substitution in this particular case? एडिशन। फिर भी एक जनरल लॉ बना लो, हमेशा एडिशन फास्ट होता है। जनरल बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा। एडिशन फास्ट होता है, सब्स्टिट्यूशन स्लो होता है, और एलिमिनेशन और स्लो होता है। तो ये एक जनरल ट्रेंड चलता है जो अपने को ध्यान में रखना। एलिमिनेशन तो खैर अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं आपको। तो एडिशन और सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है, जैसे ही डबल बॉन्ड देखता है ना, तो वो सारा का सारा ब्रोमीन यहीं आके कूद जाता है, ऐड हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेई एडवांस के लिए। हालांकि वो जो वर्कशीट मैंने शेयर की थी उसमें शायद इसका आंसर कुछ दे रखा होगा, किसी के पास है क्या उसके आंसर? एक बार देखो सर, वो आंसर वही ऊपर वाला ही दे रखा था। ऊपर वाला दिया। ऊपर वाला आ गया क्या उसमें? ठीक है, क्योंकि 3-4 साल पहले उसमें ऑर्थो पैरा कुछ लिखा हुआ था, मैंने अपनी तरफ से ऑफर किया था कि भाई मेरे हिसाब से इसमें एडिशन हो जाएगा। तो इट इज गुड कि अब धीरे धीरे लोगों को बात समझ में आ रही है। अब इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा केस और ऑफर करता हूं जो वापस से एडवांस और मेंस में आ सकता है, एंड दैट इज ऑफ सिनामिक एसिड। सिनामिक एसिड सिंपल भाषा में कहूं तो आप इसका एक्सेप्शन मान लो, वरना मैं समझाने की कोशिश भी करूंगा आपको। अभी सिनामिक एसिड की रिएक्शन जब आप करवाते हो ना ब्रोमीन ऑब्लिक Fe के साथ, तो इसमें क्या होता है, एडिशन नहीं होता। इसमें आके और इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे लग जाता है। तो अपन कहते हैं कि भाई एक तरह से रटना है, दो चीजें रटनी है। पहली कि CH डबल बॉन्ड CH COOH या CH डबल बॉन्ड CH NO2 या CH डबल बॉन्ड CH COH एक्सेट्रा लिख देता हूं, आर पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। इसका रीजन क्या होता है ये मैं शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि मतलब जबरदस्ती अपन 15-20 मिनट खराब करें उसका कोई मतलब नहीं हो। खराब करने के बाद भी बच्चे मतलब उसमें क्या होता है, अपन एक एरर सिचुएशन में रहते हैं। तो मैं कहूंगा इसको रट लो कि हाँ बस ये पैरा डायरेक्टिंग होता है। दूसरी बात इसमें मेजर आपको जो बात समझ में आई वो ये कि डबल बॉन्ड पे एडिशन नहीं हुआ, जबकि नॉर्मल केसेस में डबल बॉन्ड पे एडिशन होगा। तो डबल बॉन्ड पे एडिशन क्यों नहीं हुआ, उसका पीछे कारण ये है कि वो डबल बॉन्ड वहां है ही नहीं एक्चुअली। क्योंकि जब आप उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखोगे ना, बना के दिखा रहा हूं, तो जो C डबल बॉन्ड है ना वो अपने अंदर इसको खींच लेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती नहीं है,
ये अपने को समझ में आना चाहिए। ये देखो, ये मैं रेड करके दिखा रहा हूँ, ये चीज ऑलमोस्ट खाली हो गई है यहाँ पे, है ना। डबल बॉन्ड दिख रहा है बट वहाँ डबल बॉन्ड डेंसिटी नहीं है, वो खाली हो गई है वहां पे, तो इसीलिए ब्रोमीन वहां पे एडिशन नहीं लेगा। ये चीज है। तो ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये अपने को ध्यान में रखने हैं कि भाई ऐसा कुछ होता है। इस तरह के पॉइंट्स स्पेसिफिक हैं, आजकल आईआईटी में आ रहे हैं, तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा अलर्ट कि अच्छा हाँ, इसमें स्टाइरीन या कोई भी नॉर्मल डबल बॉन्ड वाला लें तो डबल बॉन्ड पे 100% एडिशन हो जाएगा, बट सिनामिक एसिड जैसे मॉलिक्यूल इसका एक एक्सेप्शन है, वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पे ही पटकेंगे। ये चीज है। और सर इसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स से एक्सप्लेनेशन आता है ना, कुछ किताबें और कुछ टीचर्स एक्सप्लेन करते हैं, बट वो टाइम पास कर रहे हैं एक्चुअली, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। तो जो मैं कह रहा हूँ ना, आप उस रास्ते से चलो। अगर सही में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो थोड़ा वेट करो, मैं दूंगा समय आने पे कि देखो इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा होता है। तो वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना के बेवकूफ बनाना होता है, बच्चे भी मान जाते हैं, मगर अगर कोई अच्छा बच्चा होगा ना तो वो पकड़ लेगा 2 मिनट में टीचर को, तो इज्जत बचाने की बारी पड़ जाती है, इसलिए अपन उस मैटर पे बात नहीं करते। अभी मैं कह रहा हूँ तो इसको ध्यान रखो, समय आने पे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि भाई ऐसा हम क्यों मान रहे हैं। और बताओ भाई, इसके अलावा और क्या था अपना? एक साइक्लोहेक्सेन भी है, ये कौन है? शीट थ्योरी पीजी पेज 2 में कहना क्या चाहते हो यार, बोलो। शीट थ्योरी पेज 2 में ओपी डायरेक्टिंग, अच्छा हाँ, शायद शीट में ऑर्थोपेरा लिख रहा है, यही कहना चाहते हो क्या भाई? हेलो, तो थोड़ी बुद्धि लगाओ वैसे आप, है ना। शीट में लिखा हुआ है एक बच्चा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि शीट में इसको ऑर्थोपेरा लिखा हुआ है, थोड़ी बुद्धि लगाओ। इसका साइज इतना बड़ा है तो ये ऑर्थोपेरा भेजेगा क्या इलेक्ट्रोफाइल को, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं? हाँ जी, तो इसके पहले वाला किस वाले को ऑर्थोपेरा लिखा हुआ है? यस सर। हाँ, तो वो एक्चुअली क्या है, किसी ने मतलब वो, मैं कह रहा हूँ ना, अभी जो डीपीपी तुम्हें मिली है ना, वो 30 क्वेश्चन वाली मैंने दी थी, उसमें भी कुछ टीचर्स ने इसको ऑर्थोपेरा बता रखा था। तो वो तो कुछ 2-3 साल से मैं बहुत गुस्सा हो जाता था, मैंने कहा यार ये ऑर्थोपेरा तो है ही नहीं, इसको यूं लिखो, ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा। तो आ जाएगी धीरे धीरे लोगों को समझ में, आप उस चक्कर में मत पड़ो। और मैं यही कहूंगा कि जो मैं कह रहा हूँ उस पर विश्वास करो, अगर कर सकते हो तो। यस सर। चलो यार, अपन अब पॉइंट पे आते हैं। साइक्लोहेक्सेन वाले में एक छोटा सा इशू था, बाद में पढ़े यार इसको, है आज रहने तो चलो। हाँ सर। हाँ, आज क्या है, तुम भी आज राखी वाखी बनवाओ, मैं भी राखी बनवाऊं, बाद में करेंगे इसको, है ना। सुबह से नाश्ता वाश्ता भी नहीं किया है यार। चलो। हाँ सर, भूख के बैठे हुए हैं। मैंने भी नहीं किया हाँ, एक बच्चा बोल रहा है मैंने भी नहीं किया। सर। एक डाउट है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 5-7 मिनट की डाउट क्लास ले लेते हैं, उसके बाद जो बच्चे छोड़ना चाहें फटाफट छोड़ दें, दे आर फ्री फ्रॉम माय साइड। और ये मैं आपको एक बार पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। कितने 2 ही पेज होंगे, है ना। सर आपने पॉली एल्काइलेशन के लिए जो पेज छोड़ा था उसका रीजन बता दीजिए ना, कि वो मीजो पे क्यों लग रहा था। मीजो कहाँ से आ गया यार, बोल क्या रहे हो? पॉली एल्काइलेशन का मीजो से क्या? नहीं, पोजीशन वो मल्टीपल CH3 जो लगा था, मेटा सॉरी पे लग रहा था। सॉरी मेटा पे क्यों आ गया? लगता है
का अनाज बहुत ज्यादा किसी ना किसी को लड़ लिया है उसने, किसी से है। आज भाई से लड़ाई हो गई क्या तेरी, जो मीजो और मेटा में कंफ्यूज हो गई है तुम्हें? ये सर आज ही चला गया। कॉलेज खुल गए होंगे उसके। चलो अब एक काम करेंगे यार, फिर ये कल डिस्कस करेंगे है ना, या बाद में करेंगे अगले वीक में। सर अभी जो ब्रोमीन एडिशन रिएक्शन हुई तो उसके अंदर अगर कोई रिसेंट चीज पढ़ाई हो तो फटाफट पूछ लो, वरना मीटिंग ऑफ करेंगे यार। सर अभी वाले क्वेश्चन में डाउट है। कौन से वाले में? सर जो ब्रोमीन की एडिशन रिएक्शन हुई। ब्रोमीन के एडिशन में अभी जो पढ़ाया उसमें? हाँ यस सर, वो पेज बताइए। हाँ ये लो सर इसके अंदर अगर ब्रोमीन के अलावा कोई और इलेक्ट्रोफाइल होता, अल्काइल होता, तो अगर पॉली अल्काइलेशन होता तो क्या होता? क्योंकि उसमें तो मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म होंगे ना। एक बार दोबारा पूछो, आप क्या पूछ रहे हो? सर अगर पॉली अल्काइलेशन होगा तो ज्यादा बॉन्ड्स फॉर्म होंगे ना। कैसी बातें कर रहे हो? पॉली एल्काइलेशन का तो ये क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो ब्रोमिनेशन का क्वेश्चन है। सर यहाँ तो एडिशन हो रहा है, तो अगर बेंजीन की जगह कुछ और रिंग भी होता तो हो जाता ना सर। नहीं वो मैं जवाब दे दूंगा, बट ये है कौन यार? पॉली एल्काइलेशन में कौन बीच में घुस बैठा है? ये हो क्या रहा है यार? हाँ कौन वो? यस सर। कुछ भी पूछ रहे हैं क्या यार? मुझे लगता है टाइम पास चल रहा है। हाँ कौन वो पॉली एल्काइलेशन वाला? सर मैं था। मैं मतलब मैं कैसे पहचानूं इसमें? सर वो पोस्ट के नीचे दिखेगा। यस सर। तनीषा रे तो हो नहीं सकती है। कौन है? कैम तो ऐसे सवाल पूछता नहीं है। सर मैं ही पूछा। अच्छा कैम तुम ही हो क्या? यस सर। क्या पूछ रहे हो यार? पॉली एल्काइलेशन या कहाँ से बीच में आ गया? सर यहाँ तो ब्रोमीन है ना, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल दूसरा होता तो। हाँ तो होने दो ना, उससे क्या तो फर्क सर पड़ता है? तो सर पॉली अल्काइलेशन नहीं होगा क्या? भाई नाइट्रेशन हो जाता, पॉली एल्काइलेशन नहीं हो सकता था। कैसी बातें कर रहे हो? ओके सर। मान लो आप यहाँ CH3Cl की रिएक्शन करवा रहे हो ऑब्लिक AlCl3 के साथ, गॉट इट? यस सर। तो Cl माइनस होगा, CH3 प्लस होगा, वो दोनों यहाँ पे जुड़ जाएंगे, ये समझा रहा हूँ। ओके सर। आज लगता है तेरी बहन भी कहीं गई है क्या? बाकी नहीं बन पाएगा तो इसलिए परेशान हो रहा है क्यों भाई? चलो सर ऑर्थोब्रोमीन में कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा? तनीषा अब अपन डाउट्स बाद में लेंगे, क्योंकि आज डाउट्स बहुत ही मतलब दे आर आउट ऑफ द पेरिफेरी। अपन इसको बाद में लेंगे है ना। आज तो कैम ने गजब क्वेश्चन पूछ लिया, तो अपन अब कल ही करेंगे इसको। ठीक है सर। हाँ है ना। अपन आप डाउट्स कलेक्ट कर लो, और इस वीक में मैं कुछ 2 या 3 क्लासें और लूंगा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाएंगे। और नेक्स्ट वीक से शायद ऐसा सुन रहे हैं कि ऑफलाइन भी शुरू हो रहा है, तो इसीलिए अभी मतलब कैसे मूव करना है मैं बता दूंगा आप लोगों को। बट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम माई साइड, एज माई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एरोमेटिक मैंने आप लोगों का कंप्लीट करवा दिया है अच्छे से, उसमें कुछ भी आपका बाकी नहीं है। कुछ 1-2 पॉइंट छोटे मोटे बाकी होंगे तो वो कवर अप होंगे आने वाले लेक्चर के अंदर, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम माई साइड।